हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स 2023-24 के लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 125 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, किस प्रमुख भारतीय संगीतकार के फ्यूजन बैंड शक्ति ने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार को जीता है? तो दोस्तों, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में दिस मोमेंट एल्बम के लिए जो ग्रैमी पुरस्कार है ये जीता है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन की बैंड ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट यानी कि तथ्यों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, 2024 में ग्रैमी अवार्ड का 66वां संस्करण था और 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 का जो आयोजन है ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया। दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड को जीता, जो कि फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है। दोस्तों, दिस मोमेंट 30 जून 2023 को रिलीज किया गया था। संगीत के क्षेत्र में दोस्तों सबसे प्रतिष्ठित है ग्रैमी अवार्ड। 2024 में 5 भारतीयों ने इस अवार्ड को जीता है। दोस्तों, जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, जबकि राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। 5 संगीतकार कौन कौन से हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन, वासुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक शंकर महादेवन और वायलिन वादक है गणेश राजगोपालन और इसी के साथ में ताल वादक है सेल्वा गणेश विनायकराम। ये 5 भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार को जीता है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं और जानते हैं ग्रैमी अवार्ड क्या है। तो दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला ग्रैमी पुरस्कार कब आयोजित किया गया था? 4 मई 1959 को। और दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर है, जो कि फेमस सितार वादक थे। इन्होंने 1968 में ग्रैमी अवार्ड को प्राप्त किया था। दोस्तों, पंडित रविशंकर जो है 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, जिसके फलस्वरूप 2013 में इन्हें ग्रैमी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी शाह। इन्होंने वर्ष 2008 में ग्रैमी अवार्ड को प्राप्त किया। ये ग्रैमी अवार्ड से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड 2024 के विनर्स की जो पूरी लिस्ट है इसको एज अ PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए फ्री PDF के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? दोस्तों, ब्रिक्स के सदस्य देश 5 थे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 5 सदस्य देश और जोड़ दिए गए हैं। वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए सदस्य देशों को स्थायी सदस्यता दी है। इसके साथ ही ब्रिक्स के सदस्य देशों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। 5 नए सदस्य देश कौन से हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इससे पहले सदस्य देश कौन से थे? मैंने अभी आपके लिए बताया था, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के सचिव बन गए हैं ऋत्विक रंजन पांडे।
डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अरविंद पनगड़िया। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी के द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी के लिए बनाया गया। इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। दोस्तों वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी। वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था। इसका गठन वर्ष 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? गैब्रियल अटल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। फ्रांस की हमने बात की है तो इसकी राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो है, जो कि अभी 2024 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो। प्रधानमंत्री नए कौन बन गए हैं? गैब्रियल अटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? दोस्तों हाल ही में जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट जारी की गई। इसके अकॉर्डिंग प्रथम पुरस्कार इंदौर और सूरत के लिए दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम जो कि दिल्ली में है यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। यह सर्वेक्षण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है। सर्वेक्षण में इंदौर शहर ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। और दोस्तों इसी वर्ष 2023 में इंदौर के साथ जो सूरत है इसने भी प्रथम स्थान हासिल किया है। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले टॉप 5 राज्य, पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर ओडिशा और 5वें नंबर पर तेलंगाना है। अगर आपसे शहर पूछा जाता है तो इंदौर और सूरत पहले नंबर पर है, लेकिन राज्य पूछा जाता है तो महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर और मध्य प्रदेश जो है ये दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहूँगी, एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। आप सभी की डिमांड पर हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक, इसी के साथ में स्टैटिक जीके और साइंस की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है। जिस प्रकार से हम लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अगर आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से 5000 से ज्यादा आपके लिए पूरे साल के करंट अफेयर्स यहाँ पर डिटेल में प्रोवाइड किए गए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। ई बुक जो है नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए आप ई बुक को बाय करके अभी अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इसी के साथ में स्टैटिक जीके की जो ई बुक है, इसमें स्टैटिक जीके के सभी विषय आपके लिए दिए गए हैं। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर जीके और सामान्य विज्ञान के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए एक ही ई बुक में दिए गए हैं। ये वो प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं। साइंस की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है। और हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी की डिमांड पर उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है। उस ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्जाम है जिनमें बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो जो बच्चे हमारे साथ में स्टडी करते हैं वो उस ई बुक को बाय करके अपनी तैयारी को बेहतरीन करें और अपना सिलेक्शन अपने मनचाहे एग्जाम में पक्का कर लें। चलिए
हाँ, हम आपको एक बात और बता देते हैं, आप यहाँ पर एक नंबर नोट कर लीजिए, 9630829464। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके ई बुक को तुरंत भी बाय कर सकते हैं। ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां भी आप ई बुक को बाय कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA के नए CEO कौन बन गए हैं? रघुराम अय्यर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रघुराम अय्यर IOA के नए CEO बन गए हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है, तो ये एथलीट PT ऊषा है, रिटायर्ड एथलीट है PT ऊषा, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है। नए CEO बन गए हैं रघुराम अय्यर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग तोब्गे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भूटान जो है ये हमारा पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। सबसे बड़ा शहर है थिम्पू, याद रखिएगा भूटान का। मुद्रा क्या है भूटान की? भूटानी नगुल्ट्रम। इसके साथ में यहाँ के राजा कौन है? निग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नए प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग तोब्गे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चंपाई सोरेन। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ में वर्ष 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। 5 राज्यों में से 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी जो है इसने बहुमत हासिल किया। मिजोरम में ZPM यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने बहुमत हासिल किया और तेलंगाना राज्य में कांग्रेस ने बहुमत हासिल करके सरकार बनाई है। हम जान लेते हैं यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं मोहन यादव, बीजेपी पार्टी से हैं। और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भजन लाल शर्मा, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोस्तों मिजोरम के नए मुख्यमंत्री ZPM पार्टी के लाल दोहोमा के लिए बनाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हाल फिलहाल नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं 6 राज्यों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 7 अजूबे तो हमने अभी तक पढ़ रखे थे, लेकिन दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर के लिए बनाया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर के लिए दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित कर दिया गया है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अंकोर वाट मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया देश में। किस नदी के किनारे? मीकोंग नदी के किनारे। यह भगवान विष्णु का मंदिर है जो कि राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि 500 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चलिए इसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, जिसका नाम क्या है? जीलैंडिया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया के बाजू में देख पा रहे होंगे जीलैंडिया के लिए ये दुनिया के 8वें महाद्वीप के रूप में इसका नक्शा जारी किया गया है। और दोस्तों जीलैंडिया से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताना चाहेंगे। जो जीलैंडिया है इसका 94% भाग जो है ये पानी के नीचे है, सिर्फ 6% भाग ही पानी के ऊपर है। और इससे दुनिया के 8वें महाद्वीप के रूप में नक्शा इसका जारी कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रोडक्ट कच्ची खारेक खजूर को GI टैग दिया गया? तो दोस्तों कच्ची खारेक खजूर को GI टैग दिया गया है। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? गुजरात राज्य का। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जनवरी 2024 में बहुत से प्रोडक्ट के लिए GI टैग दिया गया है। इनको एक नज़र में हम देख लेते हैं। ओडिशा के लांजिया सौरा पेंटिंग के लिए, डोंगरिया कौंदशाल के लिए, खजूरी गुड़ा के लिए, ढेंकनाल मगजी के लिए,
दुग्ध का ये प्रोडक्ट है। और इसी के साथ में सिमिलीपाल काई चटनी के लिए, नयागढ़ कांतीमुड़ी बैगन के लिए। और दोस्तों कोरापुट काला जीरा चावल जो है ये ओडिशा के प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया गया। अब हम अरुणाचल के कुछ प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हस्त निर्मित कालीन, बांचो लकड़ी और केकिर यानी कि अदरक के लिए जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल के तंगेल साड़ी, गादर साड़ी, कोरियल साड़ी, कलोनूनिया चावल और रामधुनी पागल चावल और इसी के साथ में सुंदरवन शहद के लिए जीआई टैग दिया गया। गुजरात के कच्ची देसी खारे को जीआई टैग दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे जिनको अभी हाल ही में जनवरी 2024 के महीने में जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश की फोर्स के बीच में आयोजित हुई है? दोस्तों अभी हाल ही में साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और मिस्र की सेना के बीच में आयोजित हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का ये पहला संस्करण था, फर्स्ट एडिशन था। इसका आयोजन भारत में किया गया 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन किससे बनाया गया? अभिनेता राजकुमार राव के लिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग की अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। दोस्तों इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी हाल ही में जनवरी के महीने में मनाया गया। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। स्टैटिक जीके से यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, आप भी याद रखिएगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट पर किस बॉर्डर पर फहराया है? अटारी बॉर्डर पर। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अटारी बाघा बॉर्डर जो है ये भारत पाकिस्तान के बीच में है। कहाँ पर है? भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच में। किस राज्य में? पंजाब राज्य के अमृतसर में है। कहाँ पर है? पंजाब राज्य के अमृतसर में है अटारी बाघा बॉर्डर। यहाँ पर हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट की ऊंचाई पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा फहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? दोस्तों अभी हाल ही में सूर्य कुमार यादव के लिए आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2024 में लॉन्च पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स के लेखक कौन है? एमजे अकबर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एमजे अकबर जो है ये इस पुस्तक के लेखक है। लेकिन अगर ये पूछा जाए प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है, तो पुस्तक की जो प्रस्तावना है ये के नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण मणिपुर के किस जिले में किया? मोइरांग जिले में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मणिपुर के मोइरांग में पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 यानी कि 9 वर्ष के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए? 24.82 करोड़ लोग। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रिपोर्ट हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। भारतीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर कर लेते हैं। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को
राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा 1984 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। पहली बार ये दिवस 1985 में मनाया गया था। उद्देश्य क्या है? युवाओं में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को प्रेरित करना। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन आर्मी डे प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 15 जनवरी 1949 को भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ KM करियप्पा ने पद ग्रहण किया था। इसीलिए 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेज की जो कि जनवरी में मनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम शांति के लिए सीखें रही है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसी क्रम में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हिंदी दिवस का उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित करना विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य है। पहली बार ये दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। 2024 में थीम क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया? दोस्तों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव गुजरात के धोर्डो के लिए घोषित किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत के राज्य गुजरात के धोर्डो के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। दोस्तों अगर पूछा जाए धोर्डो गुजरात में कहाँ पर है तो कच्छ में है। ठीक है, कच्छ का गांव है धोर्डो। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है विश्वनाथ घाट गांव के लिए। ये कहां पर स्थित है? असम राज्य में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस गांव को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। विश्वनाथ घाट गांव जो है इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। किसके द्वारा चुना गया है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा विश्वनाथ घाट गांव को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया। इससे पहले हमने डिस्कस किया था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा घोषित किया गया? धोर्डो गांव। कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है? पुल का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा शेवा अटल सेतु। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। दोस्तों देश का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है ये मुंबई में बनकर तैयार हुआ। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी न्यावा शेवा अटल सेतु रखा गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया। ब्रिज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा एवं दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। इसको बनाने में लागत 17,840 करोड़ रुपए की आई है। यह मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन, एयरकॉन, इन्फिनिटी और इसी के साथ में SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिसंबर 2016 में रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 2023 26 खिलाड़ियों को दिया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अर्जुन अवार्ड 2023 का अनाउंसमेंट जो है ये दिसंबर 2023 में ही हो गया था, लेकिन 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड दिए हैं। अर्जुन पुरस्कार 2023 26 खिलाड़ियों को दिए गए। इन 26 खिलाड़ियों के नाम आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। आप चाहे वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इनको पढ़ सकते हैं।
पूरे 26 खिलाड़ियों के नाम आपको जानना जरूरी है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 रेगुलर कैटेगरी में कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो दोस्तों रेगुलर कैटेगरी में ये अवार्ड 5 लोगों के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 लोग कौन है? तो दोस्तों पहले हम द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। खेलकूद और गेम्स में लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सक्षम बनाने वाले कोचों को यह अवार्ड दिया जाता है। याद रखिएगा किसे दिया जाता है? कोच के लिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों के लिए दिया गया है। ललित कुमार के लिए कुश्ती में, आर.बी. रमेश के लिए शतरंज में, महावीर प्रसाद सैनी के लिए पैरा एथलेटिक्स में, शिवेंद्र सिंह के लिए हॉकी में और गणेश प्रभाकर देरोकर के लिए मलखंभ में ये अवार्ड दिया गया है। इसी क्रम में द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 लाइफ टाइम कैटेगरी में किन्हें मिला है? तो जसकीरत सिंह ग्रेवाल के लिए गोल्फ के लिए, भास्करन ई के लिए कबड्डी के लिए और जयंत कुमार पुशीलाल के लिए टेबल टेनिस के लिए, इन तीनों को दिया गया है लाइफ टाइम कैटेगरी में अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किस खिलाड़ी को दिया गया है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी के लिए। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। याद रखिएगा डेट 6 अगस्त 2021। एग्जाम एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये डेट पूछी गई थी। परिवर्तित नाम के साथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी। नाम बदलकर इसका 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। दोस्तों पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था 1992 में। विश्वनाथ आनंद आप सभी जानते हैं ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। इनका संबंध शतरंज से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? माड़ा गांव के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का माड़ा गांव जो है दोस्तों इसे भारत के पहले गांव के नाम से जाना जाएगा। किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संस्कृत जो है ये उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। और संस्कृत को ही बढ़ावा देने के लिए एक संस्कृत भाषी गांव प्रत्येक जिले में विकसित करने की घोषणा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? तो दोस्तों लक्ष्मी झा जो कि बिहार के सहरसा जिले से बिलोंग करती हैं, ये माउंट अरारत को फतह करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बन गई है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? बिहार राज्य के सहरसा जिले से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 111वीं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। आयरिस एजेंसी, कनर्स वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्टर हंगर हेल्प ने संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को जारी किया। इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नजर रखी जाती है। भारत इस इंडेक्स में 125 देशों में से 111वें स्थान पर रहा है। 2022 में भारत जो है 107वें स्थान पर था, 4 स्थान खिसक कर 111वें स्थान पर पहुंच गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है?
भारत ने? ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपने देश भारत ने पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। दोस्तों, पुरुष क्रिकेट एशिया कप की बात करते हैं तो भारत ने श्रीलंका को फाइनल मैच में 10 विकेट से हराकर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। आयोजन कहां पर किया गया था? श्रीलंका और पाकिस्तान देश में 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक। 2023 में प्रतियोगिता का 16वां संस्करण था। विजेता रहा है भारत। भारत के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। उप विजेता है श्रीलंका और श्रीलंका के कप्तान थे दासुन सनाका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है ये भारत के कुलदीप यादव के लिए दिया गया और प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये भारत के मोहम्मद सिराज के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बन गए हैं? हीरालाल सामरिया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीरालाल सामरिया जो है ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग एक संस्था है जिसे RTI अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था। इसी के प्रमुख को मुख्य सूचना आयुक्त कहा जाता है। कौन बन गए हैं? हीरालाल सामरिया। देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? KN शांत कुमार। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, PTI इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नया CFO बनाया गया है? तो दोस्तों, टेस्ला का नया CFO बनाया गया है वैभव तनेजा के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों, हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन ट्रेंड में रहने वाला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, इनका नाम क्या है? फातिमा बीबी। 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। दोस्तों, इनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को केरल के पथानामथिट्टा में हुआ था। इनका पूरा नाम मीरा साहेब फातिमा बीबी है। ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और साथ ही दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी 1989 से 1992 तक। ये भारत के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की भी पहली महिला सदस्य बनी थी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया? तो दोस्तों, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इनका निधन 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ। कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारतीय कृषि विज्ञानी थे। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनको भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक फादर कहा जाता है। इनका जन्म कुंभकोणम तमिलनाडु में 7 अगस्त 1925 को हुआ था। पूरा नाम क्या था? मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। राज्यसभा के लिए ये नॉमिनेट हुए थे वर्ष 2007 में। इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 1967 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, 1972 में पद्म भूषण दिया गया और दोस्तों 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें वर्ष 1971 में दिया गया और प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें 1987 में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन से, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हाल ही में इनका निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस भारतीय को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? स्वाति नायक के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वाति नायक जो है ये ओडिशा से बिलोंग करती है। किस राज्य से? ओडिशा राज्य से बिलोंग करती है और इन्हें नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में हाल ही में महान दार्शनिक
आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। नाम क्या दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ वननेस। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के भारतीय राजदूत का नाम बताइए। तो दोस्तों WTO के भारतीय राजदूत स्थायी प्रतिनिधि जो है ये कौन बन गए हैं? सेंथिल पांडियनसी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? प्रोजेक्ट उद्भव के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रोजेक्ट उद्भव वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान यानी कि युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति जो है इससे भारतीय ग्रंथों को प्राप्त करके आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिश्रित करने की भारतीय सेना की एक पहल है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग फिनलैंड जो है ये लगातार छठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिनलैंड जो है ये लगातार छठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। अभी दोस्तों फिनलैंड जो है ये नाटो का 31वां सदस्य देश भी बना है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। हम बात कर लेते हैं रैंकिंग भारत की। तो भारत की जो रैंकिंग है इंडेक्स में 126वीं है। टॉप 3 देश कौन से हैं? फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 इसमें भारत की रैंकिंग है 161वीं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में से भारत 161वें स्थान पर है। 2022 में 150वें स्थान पर था। अंतिम पायदान पर कौन है? उत्तर कोरिया है। दोस्तों टॉप 3 देश की बात कर लेते हैं तो नॉर्वे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आयरलैंड है और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 यानी कि टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? 13वें नंबर पर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों में अफगानिस्तान जो है ये पहले स्थान पर है, पाकिस्तान 6वें स्थान पर है, भारत 13वें स्थान पर है। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जॉर्जी गोस्पोडिनोव के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव के लिए दिया गया, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। इससे पहले 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये गीतांजलि श्री के लिए दिया गया था, पुस्तक रेत का मकबरा के लिए। दोस्तों पुस्तक रेत का मकबरा जो है ये पहला ऐसा हिंदी उपन्यास है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता। तो 2023 से ज्यादा इम्पोर्टेंट है 2022 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया, उनका संबंध किस देश से है? इससे पहले हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, अब हम बात कर रहे हैं बुकर पुरस्कार की। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया, उनका संबंध किस देश से है? दोस्तों इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? पॉल लिंच को। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आयरलैंड देश से। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए, इनका संबंध आयरलैंड देश से है। दोस्तों इससे पहले बुकर पुरस्कार 2022 जो है ये शेहान करुणा तिलक को दिया गया था, इनका उपन्यास है द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा, इनका संबंध श्रीलंका देश से है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया है?
विकासशील के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस के मान लुआंग में स्थापना की गई थी बैंक की 19 दिसंबर 1966 में। इसके सदस्य देश कितने हैं? 68 है। इनमें से 49 देश एशिया के हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र का सम्मान एवल अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो दोस्तों, एवल अवार्ड जो है ये लुइस कैफरेली के लिए दिया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लुइस कैफरेली जो है ये अमेरिकी गणितज्ञ है। दोस्तों, प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ लुइस कैफरेली को एवल पुरस्कार 2023 दिया गया। एवल पुरस्कार जो है दुनिया भर में गणित के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। शुरुआत नॉर्वे की सरकार ने 2001 में की थी और दोस्तों 2003 में पहला पुरस्कार जीएन पियरे को दिया गया था। एबल पुरस्कार 2022 की बात करें तो अमेरिकी गणितज्ञ सुलिवन के लिए दिया गया। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो है ये दिया गया कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव के लिए दिया गया। शॉर्ट में इनका नाम याद रखिएगा, CR राव है। कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार की बात करें तो 2016 में ये स्थापित किया गया था और यह पुरस्कार हर 2 साल में किसी एक व्यक्ति या फिर टीम को दिया जाता है। यह पुरस्कार सांख्यिकी का उपयोग करके साइंस, टेक्नोलॉजी और मानव कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? दोस्तों, 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 व्यक्तियों को दिए गए। एक भारतीय है, इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनको अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 1957 में फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। वर्ष 1958 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। 2023 में 4 लोगों को दिया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन आर के लिए, ये भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ है। कोरवी रक्षंद के लिए, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। यूजेनियो लेमोस के लिए दिया गया है। मरियम कोरोनिल फेरर के लिए दिया गया, जो कि फिलीपींस की है। ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। मैं गारंटी से कह सकती हूँ रेमन मैग्सेसे अवार्ड में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 में किसे दिया गया? 1959 का अवार्ड है भैया और 2023 में दिया गया है किसे? दलाई लामा के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? पीएम मित्र योजना कपड़ा उद्योग से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मित्र योजना घोषणा की गई थी अक्टूबर 2021 में। शुभारंभ हुआ 17 मार्च 2023 को। उद्देश्य क्या है? कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना। पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों या फिर शहरों को चयनित किया? तो दोस्तों, पीएम मित्र योजना के तहत पीएम पार्क स्थापित किए जाएंगे 7 राज्यों के 7 शहरों में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 7 राज्य के 7 शहर जहाँ पर पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे, ये कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, मध्य प्रदेश का धार है, गुजरात का नवसारी है, महाराष्ट्र का अमरावती, कर्नाटक का कलबुर्गी, तेलंगाना का वारंगल और दोस्तों तमिलनाडु का विरुधनगर। ये 7 राज्यों के 7 शहर हैं जहां पर पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों, उधमपुर रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम परिवर्तित कर शहीद कैप्टन
तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है? तो दोस्तों इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश के नाम की संवैधानिक स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की पहली लाइन में लिखा है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसी के तहत जो एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी है इसने 12वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत करने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? दोस्तों पुराना संसद भवन अब इसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में नए संसद भवन की उद्घाटन किया गया है। पुराना संसद भवन जो है इसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। पुराने संसद भवन जो है इसकी नींव 1921 में रखी गई थी लॉर्ड इरविन के द्वारा। 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। पुराना संसद भवन जो है इसके वास्तुकार एग्जाम में पूछे जाते हैं एडवन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर है। नया संसद भवन इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। मुख्य वास्तुकार कौन है? विमल पटेल है। नए संसद भवन का जो निर्माण है ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया और नया संसद भवन जो है इसका निर्माण किसने किया है? किस कंपनी ने? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 बड़ी घोषणाएं की थी। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को। जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और इससे पहले जब चंद्रयान 2 को भेजा गया था उसने जहां पर अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 127वें नंबर पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में कुल 146 देशों में भारत 127वें स्थान पर है। सूचकांक पे पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे है और तीसरे नंबर पर फिनलैंड है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें भारत है 126वें नंबर पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 163 देशों में भारत 126वें नंबर पर है। पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर आयरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में किसी भी देश में शांति के स्तर का आकलन किया जाता है, जैसे कि वहाँ पर हिंसा वायलेंस कितना है या फिर हिंसा का डर कितना है और उसी के अकॉर्डिंग रैंकिंग भी दी जाती है। भारत 126वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया। 2023 में इसका 23वां संस्करण था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई। थीम रखी गई थी सुरक्षित एससीओ। वर्ष 2023-24 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी कजाकिस्तान के अलमाटी को नामित किया गया। दोस्तों इससे पहले एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के लिए घोषित किया गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 2022-23 के लिए किसे घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य कौन सा बना है? तो दोस्तों 9वां स्थायी सदस्य देश बन गया है ईरान। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 2001 में की गई। मुख्यालय चीन की बीजिंग में है। दोस्तों एससीओ के स्थायी सदस्य कितने हो गए हैं? 9। पहले नंबर पर चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और दोस्तों भारत और पाकिस्तान जो है ये वर्ष 2017 में एक साथ एससीओ में शामिल हुए थे। 2023 में ईरान जो है ये स्थायी सदस्य देश बन गया है 9वें क्रम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 इसकी मेजबानी भी अपना देश भारत करेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड समूह जो है इसका उद्देश्य हिंदी प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाना है। क्वाड के 4 सदस्य देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2017 में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 जापान में हुआ और दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 जो है ये अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? आसियान शिखर सम्मेलन 2023 42वां सम्मेलन है। जल्दी से बताइए कहां पर आयोजित किया गया? इंडोनेशिया में। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया और अध्यक्षता जो है ये जोको विडोडो के द्वारा की गई। ये कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 26वें यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में किया गया 12 से 16 जनवरी तक। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। निम्न में से कौन सा गीत विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है? श्री रामचरितमानस। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने श्री रामचरितमानस गीत को अपनी आवाज दी है। इस गीत की लंबाई 138 घंटे 41 मिनट और 20 सेकंड है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेशन कहाँ पर है? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में है। कहाँ पर? कर्नाटक के धारवाड़ में है श्री सिद्धरुद्धा जी स्वामी जी रेलवे स्टेशन। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? श्री सिद्धरुद्धा जी स्वामी जी रेलवे स्टेशन। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। यह कर्नाटक के धारवाड़ के हुबली में है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया? तो दोस्तों बीआरओ के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का जो निर्माण कार्य है ये लद्दाख में शुरू किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। यह रोड 19,400 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरेगी। सड़क का नाम क्या है? लिक्रू मिल्ला फुकचे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने कुंवारों और विधुर के लिए पेंशन योजना को शुरू किया है? हरियाणा ने। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य ने 40 से लेकर 60 वर्ष के कुंवारों और विधुरों के लिए 2,750 रुपए की प्रतिमाह पेंशन शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका दोनों में। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 जो है 8वां संस्करण आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। विजेता थी इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? प्रमिला मलिक। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जो कि वर्ष 2021 के लिए दिया गया है, किसे चुना गया? वहीदा रहमान के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 जो है ये किसे दिया गया था? आशा पारेख के लिए। आशा पारेख अभिनेत्री है और इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 दिया गया। 2023 किसे दिया गया? वहीदा रहमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था इससे पहले? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है? तो दोस्तों, दिल्ली में अभी हाल ही में पहली बस जिसे ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित किया गया है शुरू की गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित 2 बसों को हरी झंडी दिखाई। देश में पहली बार इन बसों का संचालन दिल्ली में शुरू हुआ है। हाइड्रोजन जो है आप सभी जानते हैं, इसे भविष्य का ईंधन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच सिम्बेक्स 2023 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है? दोस्तों, सिम्बेक्स द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। आयोजन कहाँ पर किया गया? सिंगापुर में ही किया गया। सिम्बेक्स 2023 में भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय, कवरत्ती और पनडुब्बी INS सिंधुकेशरी ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की है? केरल ने। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? दोस्तों, संगीत का शहर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए घोषित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर किसे घोषित किया है? केरल के कोझिकोड के लिए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? क्रिकेटर सौरभ गांगुली के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना? दोस्तों, ISA का 95वां सदस्य देश जो है ये बन गया है चिली। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। चिली देश की राजधानी अभी मैंने बताई क्या है? सेंटियागो। राष्ट्रपति कौन है? ग्रेबियल बोरेक। मुद्रा क्या है? चिली पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार S मकवाना के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? पंजाब ने। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, पंजाब की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लगाइए। दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इसका संबंध है क्रिकेट से। किस खेल से है? क्रिकेट खेल से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल जियोग्राफिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य बना है? सिक्किम राज्य। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? तो दोस्तों, जमानत पर जो आरोपी रिहा किए जाते हैं, इनके पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली पहली पुलिस बन गई है जम्मू कश्मीर पुलिस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? दोस्तों, मुथैया मुरलीधरन ये कहाँ के पूर्व क्रिकेटर है? श्रीलंका के। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इनकी बायोपिक 800 रिलीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में कितने दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? दोस्तों, अयोध्या में एक साथ 22 लाख दिए जलाए गए और ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं 24 जनवरी 2022 को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है रामलला की मूर्ति की। और ये किसके द्वारा की गई है? मोदी जी के द्वारा, जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है। याद रखिएगा, राम मंदिर जो है दोस्तों, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है? दोस्तों, शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है और ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले बांग्लादेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी कवर कर लेते हैं। बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। आप सभी जानते हैं, अपने भारत देश का पड़ोसी देश है। राजधानी क्या है इसकी? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना वाजेद। राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू, जो कि 22वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आरबीआई बैंक के लिए। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई को यह पुरस्कार कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर है और हाल ही में इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? 40वें नंबर पर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। कितने देश शामिल है? 132 देश हैं। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर यूएसए है। भारत की स्थिति क्या है? 40वें नंबर पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्पिनोजा पुरस्कार ज्वेता गुप्ता के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्पिनोजा पुरस्कार जो है दोस्तों नीदरलैंड का, कहाँ का? नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। किसे दिया गया है? ज्वेता गुप्ता के लिए। ज्वेता गुप्ता भारतीय मूल की डच पर्यावरण वैज्ञानिक है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? अमोल मजूमदार के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमोल मजूमदार जो है ये पूर्व क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है? तो दोस्तों, हाल ही में अभी कुछ टाइम पहले कतर जो है इसकी अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। क्यों सजा सुनाई है? जासूसी करने के आरोप में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 में एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा के लिए। इमेज देखकर ही आप पहचान गए होंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बानी वर्मा के लिए। ए ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। दोस्तों भेल जो है इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है भेल। इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और भेल की जो स्थापना है ये किसके सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पर। इस केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों 2 अक्टूबर को अटल बिहारी वाजपेयी की भी जयंती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? रघुवर दास के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? गणेशी लाल का। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता? निकारागुआ देश की सैनिस पलासियोस ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 जो है 2023 में प्रतियोगिता का 72वां संस्करण था। आयोजन अल सल्वाडोर में देश में किया गया 18 नवंबर को। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? श्वेता शारदा ने। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में पहली बार पाकिस्तान देश ने डेब्यू किया। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने भाग लिया। इससे पहले दोस्तों 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल ने जीती थी। और 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का जो खिताब है ये भारत की बेटी हरनाज कौर संधू ने जीता था। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य थे मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता से जुड़े हुए, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अपने देश भारत में आयोजित किए गए आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 6 विकेट से हराकर भारत देश को, अपने देश को 6 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। आयोजन जो है भारत देश में किया गया 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 को। भारत की थोड़ी सी चूक के कारण, बहुत अच्छा खिलाड़ियों ने खेला था लेकिन थोड़ी सी चूक के कारण जो खिताब है ये ऑस्ट्रेलिया देश ले गए। संस्करण था 13वां संस्करण था। शुभंकर था ब्लेज और टोंग। एंथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले। कंपोजर कौन है इसके? प्रीतम है। विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार जीता है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब। कप्तान कौन है ऑस्ट्रेलिया के? पैट कमिंस थे। उप विजेता रही है भारत। भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये विराट कोहली ने जीता है। बहुत अच्छे प्लेयर है विराट कोहली, आप सभी जानते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच का फाइनल मैच का जो मुकाबला था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने। गोल्डन बैट का जो अवार्ड है ये विराट कोहली ने जीता है 765 रन बनाकर। और गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है 24 विकेट लेकर जीत लिया है मोहम्मद शमी ने। बहुत सारे रिकॉर्ड विराट कोहली ने यहाँ पर तोड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? आयुष्मान कार्ड प्रदान करना, आभा आईडी उपलब्ध कराना और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाना आयुष्मान भवा का उद्देश्य है। शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डैनियल स्पीलमैन के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 डैनियल स्पीलमैन के लिए दिया गया है। इनको सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में उनके योगदान के लिए पुरस्कार से नवाजा गया है। इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? हरियाणा ने।
सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्राण वायु देवता पेंशन योजना किसने शुरू की है? हरियाणा ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए। इसी के साथ हरियाणा बुजुर्ग पेड़ों के लिए पेंशन योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेड़ों के लिए है। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को उनकी संपत्ति पर मौजूद बुजुर्ग पेड़ों के रखरखाव और देखभाल के लिए 2750 रुपए प्रति वर्ष की पेंशन दी गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनाया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? दोस्तों, गुजरात के सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया जाएगा। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। गुजरात के सूरत में सूरत हीरा कारोबारियों के लिए निर्मित भवन जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन था, लेकिन अब गुजरात का सूरत में जो भवन है ये सबसे बड़ा कार्यालय भवन हो गया है दुनिया का। बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर के लिए। मैथिली ठाकुर जो है लोक गायिका है, उभरती हुई युवा कलाकार है और इसी के साथ इन्हें बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है? बिहार राज्य का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आईटी कंपनी इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? राफेल नडाल। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल जो है आप सभी जानते हैं स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और हाल ही में आईटी कंपनी इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, आईटी कंपनी इन्फोसिस ने राफेल नडाल और ईगा स्विस्टेक जो कि पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी है, इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नया सवेरा नामक योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों, केंद्रीय अल्पसंख्यक और कार्य मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा नामक योजना को शुरू किया गया है। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य की जितनी भी जेल है इनका नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है, क्योंकि व्यक्तियों को यहाँ पर सुधारने के लिए भेजा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों, मायापुरी जो कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मायापुरी कहाँ पर है? अभी मैंने बताया पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के नादिया जिले में है मायापुरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर, इसका नाम क्या है? प्राइमा ET11। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। इस ट्रैक्टर को सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने देश की पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया है? चेन्नई ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तमिलनाडु में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का विदिशा
5G मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है? तो दोस्तों, देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहली भारतीय बन गई हैं जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अनिल कुमार लाहौटी को रिप्लेस किया है जया वर्मा सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में बंद कैदियों के लिए जिवाला नामक ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जिवाला ऋण योजना जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू की गई है जेल में बंद कैदियों के लिए। जेल में बंद कैदी जो है इनको 50,000 रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण यानी कि पर्सनल लोन देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। लोन की राशि से कैदी जो है ये वकील की फीस दे सकेंगे, परिजनों का पालन पोषण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं हेमंत सोरेन। यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? मैंने आपको शुरू के ही क्वेश्चन में बताया था, झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चंपाई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ आवास योजना की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में झारखंड के द्वारा ही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत गांवों से जिला मुख्यालय तक आवागमन के लिए मात्र 1 रुपए का किराया लगेगा। कितने का? मात्र 1 रुपए का किराया लगेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह का नाम बताइए जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा। तो इसका नाम है एक्सपोसैट। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। भारत के पहले एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह का नाम है एक्सपोसैट। यह ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करके जानकारी प्रदान करेगा। कब लॉन्च किया गया? 1 जनवरी 2024 को। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। किस रॉकेट की मदद से? PSLV रॉकेट की मदद से। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल स्तर पर अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि में सबसे बड़े स्टील उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़े स्टील उत्पादक देशों में भारत का स्थान हो गया है दूसरा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पर कौन है? तो याद रखिएगा, पहले नंबर पर चीन देश है। भारत देश इस्पात के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन को डिस्कस किया है डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर इसी प्रकार से पूरे साल का करंट अफेयर्स आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं या फिर महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसी के साथ में स्टैटिक जीके साइंस की ई बुक और उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की जो ई बुक है, इनको भी लॉन्च कर दिया गया है। सभी की सभी बुक नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी ई बुक में रखा गया है। और दोस्तों, बहुत से बच्चे ई बुक को बाय करके अपने मनचाहे एग्जाम में सिलेक्शन ले रहे हैं और हमें थैंक यू का मैसेज भी भेजते हैं और अपनी तैयारी को भी वो बरकरार रखे हुए हैं। इसी क्रम में आप भी अगर अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को बाय करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ई बुक जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप नोट्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं तो आपके लिए एक प्रॉपर तरीके से जो प्रिपेयर नोट्स है ये ई बुक के फॉर्मेट में आपके लिए मिल जाते हैं। आप चाहे तो ई बुक का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन इसी वीडियो से लिया है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लगा पाएंगे। क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के
कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, एक लाइक तो बनता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू स्टूडेंट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि आपको जितने भी नए वीडियोस आने वाले हैं ना उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के। और साथ ही और वीडियोस देखने के लिए, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, सभी सब्जेक्ट की मैराथन देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। और अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें।